हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अभी तक वेस्ट एशिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट के डेवलपमेंट हुए हैं, जितना भी वॉर हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है जान माल का, वो वहीं तक सीमित था। टेक्निकली हम तक अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी, लेकिन अब प्रॉब्लम एक इंटरेस्टिंग सी खड़े होने लग गई है। और वो प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट एशिया से निकलने वाली शिप्स जो भी सामान लेके निकल रही हैं, उनके ऊपर ईरान इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक कर रहा है मिसाइलों से। वहां से शिप्स क्या लेके निकल रही हैं? वेस्ट एशिया क्या बेचता है दुनिया को? एनर्जी, क्रूड ऑयल और गैस। ठीक है। अब इनके ऊपर अगर अटैक होगा तो सिंपल सी बात है कि इनका जो वर्क है, यानी कि इनका जो एक्सपोर्ट का काम है, वो ठप हो जाएगा। ठीक है। यानी कि शिप्स वहां से या तो निकलेंगी ही नहीं, या फिर जो शिप्स आ रही हैं वो हाई रिस्क में आ रही हैं। मिसाइल लग गई, नुकसान हो गया, बात वैसे ही खत्म हो गई। ठीक है। इंडिया ज्यादातर ऑयल और नेचुरल गैस वहीं से मंगवाता है, और वहां पर अगर शिप्स का ऐसा अटैक होगा तो हमारे पास में ये सामान कहां से आएगा? यही प्रॉब्लम है। तो आप जो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हो, सुन रहे हो, गैस की क्राइसिस देश में खड़ी हो गई है। ये गैस की क्राइसिस क्या है? क्यों हुई है? एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का ब बहुत नाम आ रहा है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, वो क्या है? क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्यों होने वाला है? ये देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट में टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई गॉसिप नहीं। ऑयल वैसे भी अपन अब रशिया से वापस लेने लग गए हैं, मतलब पहले भी ले ही रहे थे। ठीक है, थोड़ा-सा रिलायंस वालों ने कम कर दिया था क्योंकि उनको तो रिफाइनरी अमेरिका में खोलनी थी। दिस इज़ द रीज़न रिलायंस ने कम किया था। ठीक है, थोड़ा सब्र करते हैं ना तो रीज़न मिल जाता है। मीडिया वाले थोड़ा-सा सब्र नहीं करते, बस इतना सा ही है। चलो, इधर आते हैं। सो क्या हुआ है, इंडिया ने जो हमारा एलपीजी और एलएनजी का जो हमारा सप्लाई है, वो हमें काफ़ी परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो वेस्ट एशिया से आती है, और वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान और ओमान के बीच में। सबसे पतली जगह सिर्फ 22 किलोमीटर की ही है, और ये जो जगह है यहाँ से सबसे ज्यादा शिप्स आती हैं, जो कि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, एलपीजी ट्रेड और जितना भी एनर्जी ट्रेड हो रहा है, यहीं से आ रहा है। तो ये जो 20% है, ये इतना ज्यादा क्रिटिकल है इंडिया के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी, कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोक दोगे तो जितना भी तेल देश दुनिया में बिक रहा है उसका 20% तो यहीं रुक गया। तो क्राइसिस आ गया। राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया इंपोर्ट करता है, हम खरीदते हैं किन से? यूएई और कतर से एलपीजी और एलएनजी। अब ये एलपीजी और एलएनजी जो हम खरीद रहे हैं, उसका 62% हम वहां से ले रहे हैं। जितना भी एलपीजी और एलएनजी इंडिया कंज्यूम करता है, यूज करता है आपके घरों में, जो एलपीजी आ रही है, रेस्टोरेंट्स होटल्स वगैरह में जो गैस यूज होती है, उसके अलावा जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एलएनजी यूज होती है, आपका सीएनजी के सिलेंडर्स वगैरह जो बनते हैं, ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा 62% वेस्ट एशिया से आता है। हॉर्मूज बंद हो गया तो ये 62% तो डायरेक्टली बंद हो गया इंडिया के लिए। तो राइट। तो क्रूड ऑयल के अलावा, जैसे क्रूड ऑयल हम जो ले रहे हैं, जहां से भी खरीद रहे हैं, हम उसका रिजर्व रखते हैं। ठीक है, लगभग 60-65 डेज के आसपास का हम क्रूड ऑयल का डायरेक्ट रिजर्व रखते हैं। 20 डेज हमारे पास में इमरजेंसी रिजर्व होते हैं। लेकिन एलपीजी और एलएनजी के हमारे पास में रिजर्व नहीं है। एटलीस्ट नवंबर 2025 तक तो हमने कोई रिजर्व नहीं रखे। नवंबर 2025 में हमने रिजर्व बनाना शुरू किए, विशाखापट्टनम वगैरह में रिजर्व्स बनाए, लेकिन वो हमें इतना लंबा नहीं चलाएंगे जितना लंबा ट्रंप महाशय बोल रहे हैं कि वॉर तो कितना भी चल सकता है। वॉर है, पर ठीक है। अब ये जो क्राइसिस है, अगर एलपीजी नहीं होगी तो ये क्राइसिस हमारे घरों तक पहुंचेगा, रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स, इन सब तक ये क्राइसिस पहुंचेगा। और क्राइसिस सबसे बड़ा होता है हाई प्राइसेस का। अगर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो लिटरली लिटरली हर एक चीज की प्राइस बढ़ती है, और ये होता है डिजास्ट्रस इन्फ्लेशन। यानी कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ गई, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गया, आपका ट्रांजिट कॉस्ट भी बढ़ गया, आपका मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ गया, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट भी बढ़ गई। ये सारी कॉस्ट बढ़ जाती हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स है। राइट। इसलिए हम तेल को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ठीक है ना, कि तेल की प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए, वरना सब कुछ महंगा हो जाएगा। यहाँ पर तेल और गैस दोनों महंगा होने लग गया है, तो अब हम इन्फ्लेशन के लिए रेडी रहे, वो वाली चीज है। राइट। आई होप समझ में आ रहा है। अब एलपीजी और एलएनजी, ये दो नाम हैं जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में यूज किए जा रहे हैं। इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलपीजी। एलपीजी क्या चीज होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्स होता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद में ये गैसेस हमें मिलती हैं, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर नेचुरल गैस जो हमें मिलती है, शेल गैस, नेचुरल गैस। इनको रिफाइन करने के बाद में हम एलपीजी बनाते हैं। ये एलपीजी हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए गैस में।
इसका प्राइमरी यूज यही है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्स होता है, इसका प्राइमरी यूज होता है हाउस होल्ड्स में, रेस्टोरेंट्स में, इंडस्ट्रीज में, इन जगहों पे, ठीक है। हम इसको लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं टेम्परेचर से और प्रेशर से, और उसको कंप्रेस करते हैं, लिक्विड बना देते हैं और सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं ताकि उसको आसानी से यूज किया जा सके। इसका मेन यूज है कुकिंग फ्यूल के रूप में इन होम्स। देश में 33 करोड़ फैमिलीज हैं, ऑन एन एवरेज हर फैमिली में 5 से 6 अगर लोग मानते हैं तो हम 150 करोड़ पे पहुंच गए। ये 33 करोड़ फैमिलीज डायरेक्टली डिपेंड करती हैं इस एलपीजी पे, और अगर ये एलपीजी हमारे पास में सप्लाई नहीं होती है तो डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाली, राइट। इसमें हम क्या, लो इनकम फैमिलीज को, हाउस होल्ड्स को एलपीजी फ्री में देते हैं। सबसे पहला हमने सिलेंडर फ्री में दिया था और बाद में सब्सिडाइज कर दिया। तो अगर एलपीजी नहीं होगी तो सब्सिडी कैसे देंगे, और अगर सब्सिडी नहीं दे पाएंगे तो महंगा हो जाएगा उनके लिए। लो इनकम फैमिलीज के लिए अगर एलपीजी महंगी हो जाएगी तो फिर वो नहीं गैस खरीद पाएंगे, खाना कैसे बनाएंगे, वापस वो लकड़ी जलाएंगे, गोबर जलाएंगे, पॉल्यूशन होगा, बीमार पड़ेंगे, उनका खर्चा अलग तरह से लेना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड चल रहा है, फ्री में वो इलाज करवाएंगे, हमें और खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इट्स अ विशियस साइकिल, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है एलएनजी। एलएनजी होती है नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस जो है इसको हमें -162 डिग्रीज तक ठंडा करना पड़ता है ताकि ये लिक्विड के फॉर्म में आए। इसको कंप्रेस नहीं करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। गैस को ठंडा करोगे, मॉलिक्यूल्स शांत होने लग जाएंगे, कब पास में आएंगे, लिक्विड का फॉर्म ले लेंगे, और इसको हम स्टोर नहीं करते हैं, इसको हम ट्रांजिट करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में इजी शिपिंग हो सके लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है। हाँ, इंडिया को 190 मिलियन क्यूबिक मीटर्स रोज एलएनजी चाहिए। कितना चाहिए? 190 मिलियन क्यूबिक मीटर्स रोज हमें नेचुरल गैस चाहिए, जिसका आधा हम इंपोर्ट करते हैं। ये आधा जो है हमारे पास में वेस्ट एशिया से आता है, प्राइमरीली कतार और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों से आता है। इन्होंने सप्लाई करना बंद कर दिया। इन्होंने सप्लाई करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जंग चल रही है भैया, आग लग जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, राइट। एलएनजी को कहाँ यूज करते हैं? एलएनजी को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। प्राइमरीली एलएनजी का यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर, यूरिया बनाने के लिए। यूरिया लगभग हर खेत में इस देश में डलता है। एलएनजी नहीं होगी तो यूरिया नहीं बनेगा। जितना यूरिया है वो महंगा हो जाएगा। यूरिया महंगा हो जाएगा तो फार्मर्स अपनी फार्मलैंड्स में क्या डालेंगे? हम खाएंगे क्या? जी हाँ, हर एक चीज इसी तरह से कनेक्ट होती है। दिस इज वाई, अगर बोलते हैं ना कि मतलब दुनिया कनेक्टेड है, वर्ल्ड इज कनेक्टेड, वी आर ऑल अ मार्केट, कहीं एक डिस्टर्बेंस होता है तो सबके सबके ऊपर परेशानी आती है, ऐसे ही हो रहा है, राइट। तो हम सबसे ज्यादा एलएनजी कैसे यूज करते हैं? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, पावर जनरेशन में। इंडिया बहुत कम यूज करता है पावर जनरेशन में, बट यस इट्स स्टिल यूज्ड। मैन्युफैक्चरिंग में और व्हीकल्स में एलएनजी का ही फॉर्म हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में व्हीकल्स में यूज करते हैं। सप्लाई कैसे करते हैं? पाइपलाइंस के थ्रू करते हैं, जबकि एलपीजी का हमने देखा था कंप्रेस करके कैसे यूज करते हैं, उसको सिलेंडर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इसको हमें पाइपलाइंस के फॉर्म में यूज करना पड़ता है। टोटल नेचुरल गैस कंजम्पशन इंडिया का है 189 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे, जिसका 47.4 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे डायरेक्टली हमें क्राइसिस से डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये क्राइसिस की शुरुआत कहां से हुई? ये दिख रहे हैं अयातुल्ला खमेनी, लेट अयातुल्ला खमेनी। इनको अमेरिका और इजराइल ने अटैक में मार दिया। ही डाइड, ठीक है, ही वाज किल्ड ऑफ इन एन अटैक। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इनके मर जाने के बाद में ईरान ने डायरेक्ट वॉर घोषित कर दिया, बोला अब बर्बाद कर देंगे सबको। प्रॉब्लम ये है कि वो हर उस कंट्री को भी कर रहे हैं जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की अभी तक हिम्मत नहीं हुई। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की क्या वैल्यू है। थोड़ा डाइवर्ट हो गया अपन, इधर आते हैं। दिस इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये वाला पोर्शन दिख रहा है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये ट्राइंगल एक छोटा सा, दिस इज ओमान, इस कंट्री का पार्ट है। ये ईरान है, ठीक है। तो ओमान और ईरान के बीच में ये जो रास्ता है, इसको ईरान ने चोक कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसा तो है नहीं कि कोई सड़क बना दी कि भैया ठीक है अब यहां से कोई नहीं जा सकता, फाटक बंद, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट मिसाइल अटैक करने शुरू कर दिए। जो भी लोग वहां से जा रहे थे, जो शिप्स वहां से जा रही थी, उनको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो कोई जाएगा ही नहीं, मरना कौन चाहता है, राइट। तो ये लॉक हो गया। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। लुक ओवर हियर, कोई भी नहीं है। ये बिजिएस्ट रूट्स में से एक है समंदर की, जहां पर इतनी शिप्स जाती हैं कि ये पूरा पोर्शन रेड हो जाता है। ये सारी पार्किंग में खड़ी हैं, ये नहीं पास हो रही यहां से। ये परसों शाम की फोटो है, ये परसों शाम को अराउंड 8:30 9 o'clock के आसपास की फोटो है। मैंने वहीं से ली है, ये नासा ने अपलोड करी थी तो मैंने वहीं से उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज चोक्ड। अब क्राइसिस शुरुआत ऐसे ही होती है। यूएस और इजराइल मिलकर ईरान को मिलिट्री स्ट्राइक में अटैक कर देते हैं।
अयतुल्ला खोमेनी खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं और ईरान फिर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देता है। इसमें ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जो शिप्स मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, एलपीजी और एलएनजी लेके ट्रांजिट करती थी, कैरी करती थी, ट्रैवल करती थी, वो सब कुछ स्टक हो गई, पार्किंग में खड़ी हो गई। इंडिया क्या मतलब ये है कि हमारे लिए सप्लाई का इशू खड़ा हो गया और इस इशू के दौरान जो कंट्रीज हमें एलएनजी, ऑयल और एलपीजी वगैरह सप्लाई करते थे, उन्होंने फोर्स मेजोर एक्टिवेट कर दिया। जब आप किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं, आप भी बड़े सारे कंपनी हो, सामने वाला भी बहुत बड़ा वाला कंपनी वाला है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल और परचेज का। कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड लिखा हुआ होता है, एक टर्म लिखी हुई होती है, फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जिसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है, तो मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा। बेचने वाला करता है। जैसे हम ऑयल खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब अपन को यही बेच रहे हैं, ठीक है। इनका कहना ये है कि मैंने ऑयल भेज दिया आपको, मैंने मेरी तरफ से गैस भेज दी, लेकिन बीच में कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कोई पेंडेमिक आ गया, कोई वॉर हो गया और शिप डूब गई। आपका सामान जो मैंने भेजा है आपको, वो डूब गया, बर्बाद हो गया, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो परिस्थिति उस शिप ने फेस करी, वो मेरे हाथ में नहीं थी, मेरे कंट्रोल में नहीं थी। इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंश्योरेंस का पैसा भी बढ़ जाता है और इसीलिए शिप्स को पार्क करके डॉक करना ज्यादा आसान है, सस्ता है, बजाय कि उनको रिस्क के थ्रू आना। यही होता है फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर टर्म इंपॉर्टेंट है, मीडिया में पहली बार, मैंने तो 10-12 साल में पहली बार देखी है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्स मेजोर रशिया ने भी डिक्लेयर नहीं किया था जब उसका ऑयल अपन खरीद रहे थे, अभी जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, ठीक है। तो फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया है किन्होंने, कतर जैसे कंट्रीज ने। क्यों? क्योंकि हम इनसे सामान खरीद रहे हैं। अभी तक इस वॉर का कोई अपन को एंड नजर नहीं आ रहा है, कोई डी एस्केलेशन नहीं है, वहां पर कोई उनके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज नहीं बोल रहे डी एस्केलेट नाउ। अपने वालों को तो बोल दिया था एक सेकंड में, मतलब पाकिस्तान के लिए डी एस्केलेट नाउ, पहले बोल रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे, बाद में बोलते हैं डी एस्केलेट। वहां पर ऐसा नहीं हो रहा, वहां पर सब अपनी अपनी जान बचाने में इंटरेस्टेड है, अभी किसी को डी एस्केलेशन नहीं चाहिए, किसी सबको एंड चाहिए। ये इस तरह की शिप्स होती हैं जिनसे एलपीजी वगैरह आती है, ठीक है। चलो, अब इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है कि हमारे पास में ये रिसोर्सेस नहीं है, हमें इन रिसोर्सेस को खरीदना पड़ता है। हमारे पास में क्रूड ऑयल जो है उसके रिजर्व्स तो फिर भी हैं, लगभग 2 महीने का रिजर्व हम अंडरग्राउंड मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन एलपीजी एलएनजी का हमारे पास में कोई रिजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि एलपीजी एलएनजी को हाई प्रेशर क्रायोजेनिक स्टोरेज देनी पड़ती है। हाई प्रेशर और क्रायोजेनिक का मतलब होता है -100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ठंडा इलाका। तो आर्टिफिशियली इतना ठंडा करना पड़ता है जिसके लिए बहुत ज्यादा बिजली लगती है। हमारे पास में इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं वो खुद ही यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को, नहीं है हमारे पास में इतना। तो जब इतना ही नहीं है तो फिर ये क्रायोजेनिक स्टोरेज हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे? बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमारे पास में एनर्जी इतनी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अब एलपीजी रिजर्व हमारे पास में लगभग 25 से 30 दिन के हैं। ये कैसे आए? क्योंकि हमने पिछले साल अक्टूबर में, 2025 अक्टूबर में, मैंगलोर और वाइजाग, इन 2 शहरों में कुछ 100,000 टन्स, मिलियन थाउजेंड टन्स जो हैं, फैसिलिटीज क्रिएट करी। वहां पर एक्सपेंस लगाया हमने, कॉम्प्लेक्स भी है, क्रायोजेनिक स्टोरेज भी क्रिएट करी, ताकि एटलीस्ट हम एलपीजी को तो पकड़ के रखें। और ये भी क्यों हुआ? ये भी इमरजेंसी में हुआ था। पिछले साल जून जुलाई में एक बार उड़ती उड़ती खबर आई थी कि सरकार एलपीजी रिजर्व्स बना रही है, क्योंकि ट्रंप महाशय ने अपने इशारे दिखाना शुरू कर दिया था। भाई या तो ये वेनेजुएला से लड़ेगा, या ये ग्रीनलैंड से लड़ेगा, या फिर ये ईरान से लड़ेगा। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड तो फिर भी इतना अपने लिए सिवियर नहीं था, पर ईरान से अगर लड़ाई करेगा तो सिवियर हो जाएगा। और आई थिंक गवर्नमेंट ने यही फ्यूचर दिखाया, फ्यूचर देखा, भांप लिया और ये फैसला लिया। तो हमारे पास में एलपीजी फिर भी है, थोड़ा बहुत तो है, 20-25 दिन का तो है। एलएनजी बिल्कुल नहीं है। एलएनजी फर्टिलाइजर्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शंस में, इनमें यूज होती है, ठीक है। हमारे पास में एलएनजी के रिजर्व्स लगभग ना के बराबर हैं। 10 दिन का रिजर्व बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे लिए इनफ नहीं है। अगर वॉर लंबी छिड़ जाती है, 15-20 दिन, 1 महीना एक्सटेंड हो जाती है, तो अब इंडिया क्या करेगा? तो इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है दूसरे कंट्रीज, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करना। क्रूड ऑयल का स्टॉक हमारे पास में अभी है, पेट्रोल डीजल है, लेकिन गैस, नेचुरल गैस नहीं है। तो हमारा इमीडिएट इंपैक्ट क्या आया है? वेस्ट एशिया ने सामान भेजना बंद कर दिया, राइट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जितना भी हम पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, जितना भी हम क्रूड ऑयल इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं है। इट्स नॉट इनफ, हमारी जरूरत पूरी उससे नहीं होती।
ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा सफिशिएंट नहीं है, इतना जो गैप क्रिएट हुआ है सप्लाई का उसको फिल करने के लिए काफी नहीं है। रेस्टोरेंट और होटल्स जो है मेजर सिटीज के, इन्होंने बोल दिया कि भैया इससे बढ़िया तो हम धंधा ही बंद कर देंगे, हमारे पास गैस नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। कमर्शियल सप्लायर्स जो होते हैं, कंपनीज वगैरह जो होते हैं, इन्होंने कमर्शियल एरियाज में सप्लाई करना बंद कर दिया है, और होम्स यानी कि आपके घरों में गैस प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, आपके घरों में पहले गैस पहुंचाई जा रही है। सरकार ने यहीं पर अभी अपन देखेंगे, यहीं पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक भी किया है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर लोगों को थोड़ी सी हवा लग जाती है, समझ में आ जाता है कि गड़बड़ हो गई है, तो सबसे पहले वो स्टॉक करते हैं। मेरे को भी सिलेंडर नहीं है, मेरे को भी नहीं है, 4 नंबरों से सिलेंडर ले लेंगे, रहते सब एक ही घर में हैं, ठीक है ना, 4 अकाउंट रखते हैं, अकाउंट आपके फोन नंबर से, अकाउंट से होता है बुक, ठीक है, सब बुक करा रहे हैं। अरे है तुम्हारे पास सिलेंडर, चलेगा ना ये 45 दिन, तो फिर अभी क्यों चाहिए सिलेंडर? जिसके पास में सिर्फ 10 दिन की, 1 हफ्ते की बची है, उसको करने दो बुकिंग। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पैनिक करते हैं, होर्डिंग करते हैं, और ये जो होर्डिंग है ये क्या करती है, आर्टिफिशियल डिमांड का प्रेशर क्रिएट करती है। अब जो बुकिंग ले रहा है आपकी सिलेंडर की, उसको नहीं पता कि आप पैनिक कर रहे हो, होर्ड कर रहे हो, उसको तो ये पता है कि भैया बुकिंग आई है, मुझे सप्लाई करनी है, राइट। इससे क्या होता है, शॉर्टेज क्रिएट होती है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होती है, जिससे प्राइसेस बढ़ती हैं, और जितनी प्राइसेस बढ़ती है मार्केट उतना ही खराब होता है, मार्केट उतना ही गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, जितना पैनिक होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक है, ब्लैक मार्केटिंग है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जैसे बहुत सारे ऑर्डर दिए कि भाई ऑयल कंपनीज को बोल दिया है कि एलपीजी प्रोडक्शन अपना मैक्सिमम कैपेसिटी पे तैयार करो। गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का सेक्शन 3 भी इन्वोक किया है, यहां लिखा नहीं है मैंने, सेक्शन 3 इन्वोक किया है। ये सेक्शन 3 कहता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको क्या सामान कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, दैट्स इट। कोई पेंडेमिक आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, किसी भी टाइप का कोई वॉर हो जाता है, तो गवर्नमेंट कुछ लिस्ट मेंटेन करके रखती है, आटा दाल चावल से लेकर, केरोसिन से लेकर, एलपीजी वगैरह तक, ऑयल तक, ठीक है, बिजली पानी सब कुछ। उस लिस्ट में प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये सामान किसके लिए है, और ये उसको किस रेट में कौन कब कहां कैसे देगा। यही होता है सेक्शन 3 इन्वोक करना। तो गवर्नमेंट ने इन्वोक कर दिया है, इसका मतलब गवर्नमेंट अब कंपनीज को डायरेक्टली ऑर्डर दे रही है कि आप इतना सामान ये पैदा करोगे, इसको सामान दोगे, उसके लिए XYZ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस रेट पे दोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट न्यूज में यही आ रहा है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ECA 1955, गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को डायरेक्ट किया है कि आप प्रोपेन और ब्यूटेन को डाइवर्ट करेंगे एलपीजी पूल की तरफ। डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन जो है उसको 25 से 28% बढ़ा दिया गया है, ताकि सारा का सारा घरों तक गैस पहुंचाई जा सके। नेशनल गैस कंट्रोल ऑर्डर इशू किया गया है, जिसमें कि सप्लाईज को प्रायोरिटाइज किया गया है। 100% पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी क्या होता है, PIPED डी, नेचुरल गैस, 100% पाइप नेचुरल गैस सिर्फ घरों को मिलेगी, व्हीकल्स को मिलेगी, एलपीजी प्रोडक्शन और पाइपलाइंस जो हैं इसी हिसाब से चलेगा। सेकेंड टीयर में लगभग 70 से 80%, यानी कि पहले अगर 100 लीटर हम फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए LNG को यूज करते थे, तो अब सिर्फ 70 से 80 लीटर ही करेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा 20 to 30 लीटर्स का है वो एलपीजी के लिए घरों में जाएगा। उसके बाद में थर्ड टीयर पे आता है इंडस्ट्रीज, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, इनको तो डिमांड का 100 लीटर इनको रोज की जरूरत होती थी, तो सिर्फ 30 लीटर ही दिया जाएगा रोज का, ठीक है। तो जो 70 लीटर है वो हम हाउस होल्ड्स के लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में प्यूरोपेन और ब्यूटेन पे लगाएंगे, ताकि घरों को गैस मिल सके। अब ये अल्टरनेटिव सप्लाईज जो हैं, यानी कि हम जो वेस्ट एशिया से गैस ले रहे थे, अब वेस्ट एशिया से नहीं ले सकते, तो दूसरे कंट्रीज जो गैस बनाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया भी है इसमें, इनसे हम गैस लेंगे। 70% जो हमारा क्रूड ऑयल हॉर्मूज रूट से आता था, वो अब नॉन हॉर्मूज रूट से आएगा। 40 कंट्रीज की लिस्ट है, उन सबसे हमने बात करी है, वो सब दे देंगे ऑयल। यार ये रशिया बैठा है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ठीक है। अब डिमांड मैनेजमेंट में यही है कि हमने बुकिंग गैप वगैरह जो है एलपीजी का वो बढ़ा दिया है। आप अगर आज इंडेन में आपका है या फिर एचपी में आपका अकाउंट है, वहां पर फोन करोगे, बोलोगे गैस सिलेंडर चाहिए, तो वो 1 महीने बाद की डेट देंगे, एटलीस्ट 1 महीने बाद की, 40 से 45 दिन की भी दे रहे हैं कई कई तो, ठीक है। क्यों? यही क्राइसिस होता है। टेक्निकली क्राइसिस अभी तक आया नहीं है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को, जो पैनिक में लोग खरीद के होर्डिंग कर रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम सेट करती है कि अरे रोको इनको, इतने में क्या पता बातचीत हो जाएगी, नया खामेनी आ गया है, वो बातचीत कर लेगा, शांति हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। उसको रोकने के लिए है, ठीक है, आपकी पैनिक के लिए है, को रोकने के लिए है, और हम होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को फाइट करना चाहते हैं।
प्रायोरिटी सेक्टर्स अभी अपन ने देखा, फर्स्ट प्रायोरिटी घरों के लिए है, ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस इनके लिए 100% सप्लाई रहेगी। नॉन डोमेस्टिक एलपीजी जो है वो कम प्रायोरिटी पे है। इसमें भी हमने हॉस्पिटल्स वगैरह और स्कूल्स को प्रायोरिटाइज किया है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह जो हैं उनकी 20% मंथली नीड्स ही मिलेंगी, यानी कि 100 लीटर अगर एक महीने में ये यूज करते थे तो अब सिर्फ 20 लीटर इनको मिलेगा यूज करने के लिए एक महीने में। इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग में भी कट हुआ है, पेट्रोकेमिकल्स में भी कट हुआ है। फर्टिलाइजर्स को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि फार्म में इंपैक्ट ना हो। जैसा कि मैंने बताया, हम एलएनजी यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जिसमें मोस्ट फेमस फर्टिलाइजर हम बनाते हैं यूरिया। हर खेत में यूरिया डलता है, राइट। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में हमने बायोगैस, आरडीएफ, पैलेट, केरोसिन और कोल इनको अलाउ कर दिया है रेस्टोरेंट्स के लिए भी। और केरोसिन अभी अवेलेबल है, केरोसिन अवेलेबल रहेगा, केरोसिन के ऊपर कोई आंच नहीं आई है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपको राशन में केरोसिन की लिस्ट मिलती है वहां पर अवेलेबल है, और फ्यूल ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए भी अभी अवेलेबल है। अब इसका ब्रॉडर इंपैक्ट यही है कि भाई जो 28 इंडियन शिप्स हैं पर्शियन गल्फ में, उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि उनके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है। हमने 24/7 कंट्रोल रूम भी मेंटेन किया हुआ है, और हमारे 1 करोड़ इंडियंस जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज में रहते हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। 2-3 की, आई थिंक 1-2 की डेथ भी हो गई है बेचारों की, बट येस, वॉर होता है, क्या कर सकते हैं। उनकी सेफ्टी, उनकी वापस उनको घर लाने के लिए मिशंस भेजे गए हैं। पोर्ट्स अभी स्टेबल हैं, एग्जिम ट्रेड अभी हमारा चल रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा अभी तक चल रहा है, सेफ है। कोई हमने क्लोजर्स वगैरह नहीं अनाउंस किए हैं। ये जो स्कूल क्लोजर्स हैं ये बांग्लादेश ने अलाउ कर दिए। सुपर पावर बांग्लादेश ने स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया, क्योंकि स्कूल्स में आपको मील्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, लंच प्रोवाइड करना पड़ता है, गैस नहीं है, स्कूल की छुट्टी। और ये जो मेजर रैशनिंग है ये नेपाल और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में होना शुरू हो गई है। लोगों के लिए इनके पास सामान नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ राइट नाउ। अभी क्या है, हमारी सप्लाईज इंप्रूव हो रही हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इस बात का ध्यान देने की कि आप फालतू में गैस की बुकिंग ना कराएं, ठीक है। और वेस्ट ना करो गैस को। अगर इंडक्शन कुकर है घर पे, इंडक्शन सिस्टम है, तो थोड़ा उसको ऑल्टरनेट करना, यूज करना शुरू कर दो। देश की सपोर्ट नहीं करोगे तो किसका करोगे। मैं फिर से बात करना चाहूंगी, जो भी मेरे को राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान के लोग मुझे देख रहे हैं, हम बॉर्डर स्टेट पे रहते हैं। जंग अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है। तो ये जो ये वाली चीज है, ये करने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार करेगी इंतजाम। हो सकता है 2 रुपए 4 रुपए ज्यादा देने पड़ जाए, हो सकता है थोड़ा टाइट हो जाए, हो सकता है मुश्किल, सच में मुश्किल आ जाए, लेकिन फिर भी काम डाउन, ओके। नेक्स्ट, इंडिया अभी ठीक है, इंडिया की एज यही है कि हम डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करके रख रहे हैं। दूसरी बहुत सारी कंट्रीज से हमने बात करी है, सामान वहां से आ रहा है। किसी भी टाइप की अभी तक हमें फिजिकल क्राइसिस होने की कोई सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ रही है। कॉन्फ्लिक्ट अभी ये चल रही है कि हॉर्मूज का डिस्ट्रप्शन होते हुए 13वां दिन पूरा हो गया है, और ये इशू अभी तक प्रोलॉन्ग होने की पूरी संभावना है, लेकिन ठीक है, इंडिया प्रिपेयर्ड है। और ये गैस का क्राइसिस यही है, तो जो मीडिया में आप न्यूज में देख रहे हो कि अब सिलेंडर कैसे मिलेगा, क्या रेट हो गई है, ये वो, इतना खतरनाक नहीं है। जहां जहां पे आपने देखा है कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, वो पैनिक बाइंग को सप्रेस करने के लिए भी है। 50 रुपए महंगा हो गया, 60 रुपए महंगा हो गया, 1000 रुपए तक पहुंच गया, ये इसीलिए हुआ है ताकि आप थोड़ा सा डिस्करेज हो इतना महंगा सिलेंडर लेने के लिए। पैनिक बाइंग में होर्डिंग वगैरह ना करना शुरू कर दें, ब्लैक मार्केटिंग ना हो इसकी, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का कौन सा सेक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ज्योग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा वेस्ट एशिया का ज्योग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज द न्यूज। Calm down. Okay, I'll see you in some other session. Thank you.